tapestry of India. हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स होता है, एडल्ट्री के ऊपर, क्रूरल्टी, हिंदू मत जाइए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए है। नहीं सुन तो लीजिए आप, मैं आपको कानून बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट लॉ है, ये लॉ है, ये एडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन टू अनदर फेथ। अब ये सब जाकर कोर्ट में हम दिखाएंगे। बुनियादी बात यह है मैडम कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि जब तक हमारी मौत नहीं आ जाती। अब जब मेरे धर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, मैं अपना रिलीजन क्यों छोड़ूंगा? मेरे रिलीजन की टीचिंग्स ये हैं। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता। सुनिए, क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 और राइट टू इक्वालिटी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम अच्छा है, मेरा खराब है। आप कौन होते भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर इंपोज कर? हिंदुइज्म और संविधान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आपने बड़ी होशियारी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए आपने क्या किया, उसमें एग्जेम्पशंस दे दिए कस्टम्स और यूसेज के नाम पर। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट डाल दी कि इसके दरमियान शादी नहीं होती। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने कह दिया कि अगर हिंदू और हिंदू की शादी होगी तो खानदान से सेवरेंस नहीं होगा, अगर हिंदू और नॉन हिंदू की शादी होगी तो खानदान से उसके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ये आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल दिया, आपने डाला बात ये है। लेकिन सुनिए, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपकी तरह क्यों बनूं, आप मेरी तरह क्यों बने। ओवैसी साहब, आपने कहा कि आपके यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल इस्लाम में, बिल्कुल है। अब मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम बता रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप सवाल ही नहीं बोल रहे। मैं आपका एक ही सवाल दूंगा। अरे मुझे क्या करना है, भाड़ में जाए वो कंट्रीज। अगर हम मोदी के खिलाफ बोलते इसको पाकिस्तान भिजा दो, अब आप बोल रहे हैं वो कंट्री को देखो। इस देश के प्रधानमंत्री को इस्लाम का हवाला दिया, इसलिए मैं इस्लामिक कंट्री से एग्जांपल दे रहा हूं। सर, कोई इस्लामिक कंट्री दुनिया में नहीं है, सब मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री कोई भी नहीं है, वो अलग बहस है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से ज्यादा मिडिल ईस्ट के शेखों से मोहब्बत है, या हबीबी बोल के मिल लेते हैं उनसे। तो क्या करेंगे उसका? अब हम क्या करेंगे उसका, बताइए। उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। देखिए सर, जिस दिन मैं गलती से देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा, सब जनता को लेके जाऊंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? मैं प्रधानमंत्री हूं। नहीं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। सर, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे मोदी से कंपेयर करिए, इन इलिटिस्ट बड़े बड़े खानदान के परिवार से मत करिए। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आया हूं, मुझे मत कंपेयर करिए। आप बड़े लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं मुझे आप? मैं राहुल गांधी से पहले मणिपुर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी से पहले चाइना कह रहा हूं। मेरे स्टेटमेंट्स है, उसका निकाल कर देख लीजिए, हजरत गूगल पर जाकर देखिए कहां से कहां हम कब से बोल रहे हैं। मैं आपके सवाल से जोड़ रही हूँ। मोदी जी नहीं गए, राहुल गांधी गए, अपनी जगह है जो है। आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है इस समय ये संदेश देने के लिए? हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम उनकी तकलीफ को बयान कर रहे हैं। कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में। हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ वहां पर ये जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कम से कम उनको ये एहसास तो पैदा हो कि वो अकेले नहीं खड़े हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो उसमें जातीय ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, मेतई और कुकी के बीच में हो रहा है। आप अपने ध्रुवीकरण वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्या आप इस मन से कहेंगे कि इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, मुझे आपके बोलने पर क्यों बोलूंगा मैं? आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें ध्रुवीकरण कर रहा हूं, मेरा मानना है कि मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अब आपके लिए मैं क्या कल अपने शेरवानी का रंग बदल लूं, गेरवा पहन लूं, या क्या करूं? मैं आपके लिए क्यों करूं? आपके बोलने पे क्यों करूं? मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं जो सरकार नहीं देखना चाह रही है। ओवैसी साहब, एक बात बताइए मुझे, जब हम सवाल पूछते हैं मणिपुर का और आपका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ पे ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप थाली मारिए, जोरदार मारिए, मैं जो बोलूंगा उस पर खामोश बैठ के सुनिए। अभी सुनिए, राजस्थान में एक परिवार को, उन्हीं के परिवार का एक आदमी जाकर गला काट कर उनके परिवार को जला देता है। नंबर 1, ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। इन महिलाओं का रेप कब हुआ? 70 दिन पहले हुआ। यहां पर सरकार, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। यहां पर इन्होंने कम से कम उनको पकड़ा। वहां पर उन्होंने क्या किया? 70 दिन के बाद आपने 4 लोगों को पकड़ते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर जहां पर स्टेट कंप्लिसिट हो जाता है, जहां पर रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट करता है कातिलों को, रेपिस्ट को, वहां पर मसला पैदा हो जाता है। कल से मैं देख रहा हूं मणिपुर पर तमाम लोग समस्याओं को गिना रहे हैं और अपराधी के बजाय सारे लोग जो है नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि कम से कम इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए कोई ऐसा डिटरेंट कायम किया जाए जो कैपिटल पनिशमेंट से भी बड़ा हो। कोई क्या विकल्प है इस देश का? आप भी जानते हैं कि सर मोदी के आज इस्तीफा दे देने से एक कुकी समस्या जो वहां की है सब सॉल्व नहीं हो जाएगी। सोल्यूशन पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन एक ही है सर, रूल ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर कानून हम बनाते हैं तो सब पर उसका इंप्लीमेंटेशन हो। आप कानून बना दिए हैं मगर कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कैसे छोड़ते हैं किसी को बर्थडे का केक काटने के लिए? आप कैसे छोड़ते हैं किसी को इसलिए कि नहीं हमारे पास स्टेट का पावर है, उसकी माँ का रेप हुआ, उसकी बहन का रेप हुआ, उसके बच्ची का कत्ल हुआ, फिर उसका रेप हुआ, उनको छोड़ दिए? रूल ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो होता नहीं है। आप सेलेक्टिव तरीके से कानून को इंप्लीमेंट करते हैं।
और ये मणिपुर में मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 महिला नहीं है, ऐसे कई महिलाएं हैं, कई महिलाएं जिनका रेप हुआ है, निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आ रही थी तो बहुत सारी चीजें आई। अब एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये कहता है कि कानून बुरी तरह फंस गए अभी आप, क्योंकि आप मुझे आंकड़े में फंसाएंगे, मैं जानता हूं। फंस गए बुरी तरह। कानून के बाद इसके जो ट्रिपल तलाक के बाद जो कानून आया, मुसलमानों के तलाक में जो दर है उसमें करीब 96% की गिरावट आई है। चलिए थाली मारिए। अब सुनिए, अब दोबारा थाली नहीं मारेंगे आप सोचने में मजबूर करूंगा मैं आपको। आपने कहा कि डिवोर्स में कमी आ गई कानून बनने के बाद। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश में अगर कोई पति अपनी पत्नी से विवाह करने के बाद उसको भगा देता है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। और जो 3 बार कहता है वो क्रिमिनल है। माने आपने इस मुसलमान को तो क्रिमिनल बना दिया, मगर वो पति जो अपनी बीवी को बीवी है, डिवोर्स नहीं हुआ ना सेपरेशन हुआ, उस पर कानून नहीं बनाया आपने। दूसरी बात, उसको क्रिमिनल बनाना चाहिए था, तो महिलाओं से मोहब्बत ये हुई। दूसरी बात, जिस आप मेरे तीनों स्पीचेस को उठाकर देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर, मैंने कहा यह कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं पर बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हो रहा क्या अभी मुस्लिम सोसाइटीज में? ट्रिपल तलाक कोई नहीं कह रहा है, उन मुस्लिम लेडीज को भगा रहे हैं, डिजर्ट कर रहे हैं, डिजर्शन बढ़ रहा है, इसीलिए डिवोर्स कम हो गया। अच्छा, इस कानून की खूबसूरती यह है कि नरेंद्र मोदी ने, लॉर्ड डेनिंग भी शर्मा जाएंगे जो कानून बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल दिया। अगर कि कोई घर में उस महिला को वो बदमाश किस्म का उसका हस्बैंड 3 बार तलाक बोलेगा, तो कोर्ट में उसको जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। किसको कौन आकर उसकी ताईद में खड़े होगा बताइए? अच्छा, इस कानून में सिर्फ मुसलमानों को 2 या 3 साल की सजा है, दूसरे समुदाय के लोगों को 1 साल की सजा है। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि ये शादी टूटती नहीं है ट्रिपल तलाक के बाद भी, और कोर्ट अगर उसको सजा दे दिया 2 साल के लिए, आप तमाम महिला हैं, आप क्यों रहना चाहेंगे शादी में उससे? आपको तो नया स्टार्ट लेना है ना। मगर मोदी साहब ने कहा कि नहीं, छोड़ना नहीं, तो कोर्ट में सजा होगी। और जो 2-3 साल के बाद जब वो दीवाना पागल निकलेगा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम जेल के सामने बैंड बाजा लेकर जाना और अपनी जबान से गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।